बस दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और भाव में लगातार उठापटक है। एक दिन ट्रम्प जी का कुछ स्टेटमेंट आता है, फिर दूसरे दिन बयान बदल जाता है, तो उस हिसाब से भाव भी बदल रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एसएमसी से वंदना भारती जी हैं। नमस्ते वंदना जी। नमस्ते सर, आपको भी और दर्शकों को भी। सो मैम, बाजार में एक कलर होता है हरा और एक लाल, पर आज जो है केसरिया कलर है। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का कलर है वीरेंद्र जी, एनी डे एनी टाइम वाली बात है। लेकिन बाजार ने दोनों रुख अपनाया हुआ, और कंप्लीटली एक बोले तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा लाल रंग है। जी, लाल रंग दिख रहा है, आपको लगता है? तो क्या असेसमेंट कर रही मैम? पिछले 15-20 दिन से हम लोग देख रहे हैं वॉर की सिचुएशन है, लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इवन सीज फायर हो गया, फिर सीज फायर के विद इन 24 आवर्स ये बात आती है कि सीज फायर वायलेशन भी हो गया। जी वीरेंद्र जी, ये कहते हैं ना कि वो इंक सूखी नहीं और वो समझौता मतलब जो टूटता है, ये इस तरीके की स्थिति है। और ट्रम्प के रहते हुए मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र जी यहाँ पे सीज फायर की बात करनी बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाएगी। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर अलग है, उसका वो 4 साल से चल रहा है, उसका मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है। आप ऐसे कॉन्टिनेंट में वॉर करवा रहे हैं जहाँ पे 58% का पॉपुलेशन रह रहा है वर्ल्ड का, और वहां से आप अपने कॉन्टिनेंट में रह के उस कॉन्टिनेंट में लड़ाई करवा रहे हैं। आप अपने शर्त पे यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। और हम लोगों ने ब्लैक सी का भी देखा था इम्पैक्ट यूक्रेन रशिया में आता हुआ। लेकिन आज जाके पता चला है और ये इतिहास बन गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल ईरान के पास आ गया है। और शायद वीरेंद्र जी, मतलब मुझे जितनी जानकारी है, पहला नेचुरल ये एक स्ट्रेट है जो कि कहते हैं तेहरान टोल, अब यहाँ पे फेमस हो गया, तेहरान टोल लगेगा। कभी भी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं कर सकती मैं, कभी भी जो कैनाल होता था जैसे स्वेज है, पनामा है, जो मैन मेड होते थे सिर्फ उस पे टोल लगता था। अब इन्होंने यहाँ पे नेचुरल मतलब कि जो स्ट्रेट मतलब हॉर्मुज है वहां पे उन्होंने टोल लगाने की शुरुआत करी। तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड्स भी आएंगे, तो ये वॉर काफी नया ट्रेंड लेके आएगा। और मुझे लग रहा है कि इस वॉर से जो डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट फैक्टर मिस हुआ है यूएस का, वो एक बहुत बड़ी कहानी लिखेगा गोल्ड के लिए। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में और भी ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, लोगों का, देश का बढ़ेगा, लोगों का बढ़ेगा। और यहाँ पे डी डॉलराइजेशन भी जितनी तेजी से होगा उतनी उससे ज्यादा तेजी से लोग गोल्ड को एक्यूमुलेट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन फेवर ऑफ ये जो स्टोरी है गोल्ड की जाएगी, वॉर स्टोरी। मैम, हम देख रहे थे मार्च में काफी गिरावट आई, और मैं सेंट्रल बैंक का डेटा रात में एक्सप्लेन कर रहा था दर्शकों को। तो फरवरी में तो बेचा, पर मार्च में जो है जम के खरीदारी हुई, चाहे चीन हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे कजाकिस्तान हो। इन सब ने भर भर के सोना खरीदा है। मतलब Q1 का अगर इनका देखें तो एक एक देश ने 25 से 30 टन के बीच में सोना लिया है पहले 3 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च में। तो जहां गिरावट में निवेशक सोचता है कि और गिरावट आएगी, वहीं सेंट्रल बैंक अक्यूमुलेट कर रहा है। हालांकि टर्की ने बेचा है, पर वो एकमात्र देश उसमें एक्सेप्शन है। थोड़ा सा रूस ने भी बेचा है, पर रूस बाहर उस तरह से नहीं बेच सकता जैसे दूसरे देश बेचते हैं। जी वीरेंद्र जी, क्योंकि रशिया का जो गोल्ड है, क्योंकि अब पेमेंट वहां पे डॉलर टर्म्स से होगी नहीं, तो रशिया का गोल्ड ज्यादातर रशिया में रहा एज पर इंफॉर्मेशन, और बाकी मतलब चाइना में गया। लेकिन अगर आप देखेंगे टर्की के अलावा सारे देशों ने यहाँ पे एक्यूमुलेट करा है। और मतलब जब हम सोचते हैं कि कैश इज द किंग, हमें कैश पे लिक्विडिटी पे रहना चाहिए, वैसे समय में भी सेंट्रल बैंक यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी, ये चीज है कि ईटीएफ में भले ही थोड़ा सा यहाँ पे आप आउटफ्लो आता हुआ देखें, लेकिन अब जो रिटेलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पहले से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, उनकी पैनी नजर है न्यूज पे। और जब भी यहाँ पे उन्हें एक बढ़िया मौका मिलेगा, हर लेवल पे आप देखिएगा कि ईटीएफ में भी बाइंग होगी। और मैं दर्शकों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप एक मेन ट्रेंड को पकड़ के चलिए। आप देखिए कि सेंट्रल बैंक जब तक खरीदारी कर रहा है तब तक ये एसेट क्लास आपके लिए बुरा नहीं हो सकता है। और जब जब तक, क्योंकि आप देखिए कि ट्रेजरी की होल्डिंग यहाँ पे यूएस की कम हो गई है, गोल्ड की होल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़े इंडिकेटर्स को लेके हम क्यों ना चले, हम सेंट्रल बैंक को क्यों ना फॉलो करें, रादर कि हम किसी एक अपने फ्रेंड की बात माने या किसी और की बात माने। आप दुनिया के सेंट्रल बैंक्स की बात मानिए, एक स्ट्रॉन्ग पिलर पे आप चलिए, अपने निवेश को यहाँ पे बना के रखिए। और अगर लंबा सोचिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो आप ट्रेडिंग बेस यहाँ पे आइडियाज को आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे गोल्ड को आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। बड़ी कहानियां आती हैं वीरेंद्र जी, जब
$500-700 वो डराने वाला भी था, तो वहां पे आपको 3,000 की बात होने लगती है। फिर जब ऊपर 5600 जाता है तो 8,000 10,000 की बात होती है। मुझे लगता है कि हमेशा हमें एक जेन्यून टारगेट लेके चलना चाहिए, या तो लोअर साइड या अप साइड। तो अभी क्या लग रहा है मैम, सोना आपको क्या, कैसे हम एसेस करें? क्योंकि अगर आप पिछले 15 दिन का असेसमेंट करेंगे तो सोना जो 4100 4200 डॉलर चला गया था, आज वापस 4800 डॉलर है। 600 से 700 डॉलर का मूवमेंट वहां पे फिर से गोल्ड ने अप साइड दिखा है। सिल्वर भी अगर हम देखें तो कल 77 डॉलर तक चली गई थी, हालांकि आज तो उसमें नरमी है। पर आपको क्या लग रहा है अभी गोल्ड का? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि हमें फंडामेंटल्स तो पता होता है कि कहाँ मतलब करना क्या है। लेवल्स हमें पता नहीं होता है, और लेवल्स को अगर हम इंट्राडे की बात करें तो हम चार्ट्स को देख के कर लेते हैं ट्रेडिंग यहाँ पे। शॉर्ट टर्म भी कर लेते हैं। निवेश करना है, और निवेश करना है बॉटम और आपको टॉप, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि मैं जो यहाँ पे रेफर करती हूँ, मैं ऑप्शन चेन को रेफर करती हूँ। और वो मैं करती हूँ इंटरनेशनल मार्केट का, क्योंकि अपने यहाँ अभी इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है जितनी कि इंटरनेशनल मार्केट में है। आपको ऑप्शन चेन में जब आपके लॉन्ग टर्म ऑप्शन चेन जाएंगे देखने, तो आपको पता चलेगा। और फॉरवर्ड कर्व, दो चीजें आपको बताती हैं कि क्या यहाँ पे माहौल रहने वाला है, कौन सा आपका एंट्री और एग्जिट लेवल होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, आप मुझे बोलेंगे कि क्या आपको लग रहा है, तो मैं बोलूंगी कि अभी मुझे $4,600 से नीचे सोना नहीं लग रहा है। अगर आप अपसाइड में मुझे बोलेंगे कि अपसाइड क्या होना चाहिए, तो मेरा पहला पड़ाव यहाँ पे $5,000 का रहेगा, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहे हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ पे मुझे रहेगा $5,400 के लिए, जो कि एक लंबा टारगेट लेके चलेगा, लंबा टाइम फ्रेम लेके चलेगा। अगर इसको हम भारतीय बाजार में करें, क्योंकि भारतीय बाजार में हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड में जो आपका एक बार फिर से एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए, वो यहाँ पे 1,42,000 से 1,45 के बीच में जब भी आपको मिल रहा है, आप उसको करते रहिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को एक बार 1,61,000 आना चाहिए। और थोड़ा हम 26 पूरा मान के चले, तो वहां पे आपको 1,70,000 का यहाँ पे ध्यान में रख के चलना चाहिए। ना तो हम यहाँ पे हम 1 लाख की सोचे, और ना हम यहाँ पे 2 लाख की सोचे। छोटे छोटे जेन्यून टारगेट्स को बना के चले, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल मूव्स आता हुआ देख सकते हैं 2026 में, जबकि वॉर का यहाँ पे कोई एंड मतलब होता हुआ दिख नहीं रहा है। जी मैम, वॉर तो एंड नहीं हो रहा, पर सिल्वर का हम देखें, गोल्ड से ज्यादा सिल्वर रिएक्ट कर रही है वॉर खत्म होने या वॉर शांति वार्ता को लेकर या वॉर एस्केलेट होने पर। हम देख रहे हैं गोल्ड में 2% का मूवमेंट आता है तो सिल्वर में 4 से 5% का मूवमेंट आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वीरेंद्र जी, ये हाई बीटा कमोडिटी है सिल्वर। और हमने इसको 120 आता हुआ देखा, तभी भी हम लोगों ने कहा था कि अब ये रैली यहाँ से स्पेकुलेटिव हो चली है। $30 की कमोडिटी $120 आ गई थी। लेकिन अब स्पेकुलेशन आया, लेकिन जो बेस था वो बेस बहुत स्ट्रांग था, वो बेस कहीं भी हिल नहीं रहा है। अगर आप सोलर के मतलब फोटोवोल्टाइक के आप डिमांड को देखेंगे, वहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन सिल्वर प्राइसेस बढ़ने से 5% का हुआ है, लेकिन बाकी 95% डिमांड है। सब्स्टिट्यूट आने में कोशिश हो रही है, टाइम लगेगा यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, ये जो है ना, ये मजबूरी वाली है। डिमांड सप्लाई, डिमांड अभी तक बना हुआ है। कोई भी कमोडिटी हो, क्रूड हो, कोई भी कमोडिटी हो, डिमांड अभी तक बनी हुई है। जैसे ही ये जो वर्ल्ड का डिसरप्शन खत्म होगा, क्योंकि वीरेंद्र जी हमें समझना होगा, हमें भूख लगी है। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, हमारे पास ईंधन नहीं है, लेकिन भूख तो हमें लगी है। जिस समय ईंधन आएगा उस समय वो खाना बन जाएगा। यही चीज है लेमैन में, कि जिस समय यहाँ पे क्रूड का प्राइसेस कम होगा, क्रूड सप्लाई बढ़ती हुई नजर आएंगी, डिमांड ऑलरेडी है, वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएंगी, और इमीडिएट यहाँ पे रिएक्शन आता है। और सिल्वर ज्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे ज्यादा गिरा भी है। 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए कि मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मतलब मैं मोबाइल खरीद रही हूँ, ईवीज में जा रहा है, सोलर प्लेट्स में जा रहा है, वो नेसेसिटी है। और गोल्ड हमारा जो है, ये हम लग्जरी कह के इसको हम चल सकते हैं। इसलिए सिल्वर यहाँ पे ज्यादा रिएक्ट करती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन फेवर आता है। और जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन फेवर नहीं आता है, तो सिल्वर यहाँ पे गोल्ड से ज्यादा गिरती भी है। तो ये जो मतलब इंटेंसिटी है, मतलब रिक्वायरमेंट की, ये इसको अनस्टेबल करता है। जबकि गोल्ड के बारे में हम जानते हैं कि सिल्वर आपको अवेलेबल नहीं है इतना, लेकिन हमें पता है कि जिस दिन गोल्ड की जरूरत पड़ेगी तो 30% सिल्वर वॉल्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको एनी टाइम निकाल सकता है सेंट्रल बैंक्स। लेकिन सिल्वर 30% किसी भी सेंट्रल बैंक्स के वॉल्ट में नहीं पड़ा हुआ है, उसको रिफाइन करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। तो ये ऐसी कमोडिटी आती है और खपत होती है, आती है और खपत होती। सोना क्या है, सोना हमारे यहाँ है, हमारी ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के वॉल्ट में भी पड़ा हुआ है। ये फर्क है, और यही वोलाटिलिटी को ड्राइव करता है। तो कैसे देख रहे हैं सिल्वर का भाव मैम? सिल्वर तो मुझे
वीरेंद्र जी सही कहूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $70 तक यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। $70 से लेके आप थोड़ा सा मतलब वीक साइड हम मैं जाऊं, थोड़ा सा पैनिक साइड जाऊं, $65 से लेके $70 इसको बीच में यहाँ पे स्टेबल होता हुआ नजर आना चाहिए। रदर $73 से $65, $8 का मैं यहाँ पे रेंज लूंगी। मुझे अपसाइड $90 का लगता है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम जोन होना चाहिए 2 महीने का। चांदी नीचे में 2 लाख देख रही है क्या? मुझे 2 लाख तो नहीं लग रहा वीरेंद्र जी, मतलब बैड सिनेरियो भी आ सकता है, इसमें इनकार नहीं कर सकते। 2 सवा 2 लाख के करीब यहाँ पे चांदी आ सकती है। और मतलब ऊपर दो में? लाख पंद्रह हजार सॉरी 2,15,000 से 2,20,000। और अपसाइड मान के चलिए 2,83,000 पहले, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन हुए हैं ना, उसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर हम डेटा को रेफर करें वीरेंद्र जी, तो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में चेक कर रही थी कि हिस्टोरिकली क्रूड के बाद इकोनॉमी कितना टाइम लेती है रिएक्ट करने में। 2 क्वार्टर, अगर आपको 1 क्वार्टर क्रूड अपसाइड रहा तो 2 क्वार्टर आपको इकोनॉमी को लगता है स्टेबल होने में। अगर 2 क्वार्टर यहाँ पे क्रूड अपसाइड रह गया तो हमारा 4 क्वार्टर लगेगा इकोनॉमी को स्टेबल होने में। तो होप सो अगर मैं मान लूं कि अप्रैल में भी यहाँ पे वॉर खत्म हो जाता है, 1 क्वार्टर पूरा पूरा लगेगा वर्ल्ड इकोनॉमी को रीगेन करने में, और वर्ल्ड इकोनॉमी रीगेन होगी तो सिल्वर यहाँ पे रीगेन होगा। तो हमें यहाँ पे 1,83,000 के लेवल्स को लेके चलना चाहिए, 2,83,000। 2 लाख 83, मतलब 3 लाख का देख रही है अगले 6 महीने में? 3 लाख 6 महीने में देख रही अच्छा, मतलब 3 लाख भाव आ सकते हैं अगले 6 महीने में। क्योंकि अगर ये जब शांति होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है वहां पे मार्केट, से वो बैठा हुआ है कि उसको कोई अच्छी न्यूज मिले गोल्ड और सिल्वर का, और वो तुरंत, चाहे शेयर मार्केट हो सारे चाहे गोल्ड। बढ़ेंगे, ईटीएफ भी बढ़ेंगे वीरेंद्र जी। यहाँ पे निवेशक भी बैठे हुए, वो बहुत समझदार है। वो पॉजिटिव उसका वेट कर रहे हैं, वो जैसे ही लगेगा वो वहां पे फिर से मतलब आएंगे। अब ये वाली सिचुएशन इस बार मुझे मतलब इतनी इसमें ये अच्छा लगा वीरेंद्र जी, मतलब रिटेलर्स पैनिक नहीं हुए, ना तो इक्विटी में हुए ना कमोडिटी में हुए। क्या होता था, वो हाई पे एंटर करते थे और जब करेक्शन बिल्कुल पैनिक में आ गए और जहां से खरीदना चाहिए वहां वो निकल जाते थे, पूरा लॉस कवर किया। और बिल्कुल जब खरीदना चाहिए वहां पे निकलते हैं। बड़े प्रूडेंटली इस बार निवेशक ने, यहाँ पे रिटेलर्स ने इक्विटी में भी पेशेंस के साथ वेट करा है, और कमोडिटी में भी उन्होंने पेशेंस के साथ वेट करा है। और वो तैयार है कि नीचे आएगा तो यहाँ पे हम और एक्यूमुलेट कर लेंगे। अब 3 4 बार हाथ जल जाएंगे तो आदमी संभल के ही रहता है मैम। बिल्कुल कम बिल्कुल से बिल्कुल, कम। हार्ड एंड मनी है, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड जी एंड जी, मनी। ये सही बात है आपने। थैंक यू सो मच वंदना जी, ये सारी जानकारी देने के लिए। मैम, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिएगा, इंट्राडे ट्रेड करिए, और मेरी तरफ से कि मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती हूँ, लेकिन एसएमसी में मेरी सलाह पे पोजीशंस जरूर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू।